आज के इस वीडियो में मैं द नाइन्थ गेट फिल्म के सिंबलिज्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जब द नाइन्थ गेट 1999 में रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स को ये मूवी बेकार लगी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने मूवी का असली मतलब समझा ही नहीं। सिंबलिज्म के थ्रू द नाइन्थ गेट एक अकल्ट इनिशिएशन की कहानी बताती है और साथ ही इलाइट लोगों की शैतानिज़्म के प्रति ऑब्सेशन पर कमेंट करती है। चलिए इस कम देखी गई मूवी पर एक नज़र डालते हैं। जब द नाइन्थ गेट 1999 में पहली बार रिलीज़ हुई तो ये बड़ी कमर्शियल सक्सेस नहीं थी। क्रिटिक्स ने कहा कि मूवी बिना किसी डायरेक्शन के भागती है और इसका एंडिंग ढीला था, जो जॉनी डिप के स्टार पावर भी बचा नहीं सकी। पहली नज़र में क्रिटिक्स सही लगते हैं। द नाइन्थ गेट ऐसा लगता है जैसे जॉनी डिप बस अलग अलग कंट्रीज़ में इधर उधर घूमते रहते हैं और हर मौके पर सिगरेट जलाते रहते हैं, और लगभग 2 घंटे बाद मूवी का एंडिंग काफ़ी निराशाजनक तरीके से होता है। लेकिन दूसरी नज़र में इन क्रिटिक्स ने मूवी का असली पॉइंट बिल्कुल मिस कर दिया। द नाइन गेट कोई पायरेट ऑफ द कैरेबियन स्टाइल एडवेंचर नहीं है, बल्कि ये एक हाईली सिंबॉलिक कहानी है जो एक इनिशिएशन प्रोसेस को दिखाती है, जहां प्रोटोगनिस्ट का भटकना एक्चुअली एक एलेगोरिकल रिचुअल है और एंटी क्लाइमेटिक एंडिंग कुछ और नहीं बल्कि स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन है जो फ्लैश में वॉर ऑफ बेबुलिना से गाइड होता है। लेकिन यह सब मूवी में क्लियरली बताया नहीं गया है। इसे समझने के लिए डिकोड करना पड़ता है। असली में मूवी का अंडरलाइनिंग मीनिंग तभी समझ में आता है जब फिल्म में स्कैटर्ड सिंबल्स और अकल्ट रेफरेंस को जोड़ा जाए। जैसे कोर्सो, जो जॉनी डिप का कैरेक्टर है, एक शैतानी किताब के पेजेस को जोड़ता है। शायद यही वजह है कि क्रिटिक्स के द्वारा निंदा किए जाने के बाद अब यह मूवी एक कल्ट क्लासिक में जानी जा रही है। चलिए द नाइन गेट की इस बहुत ही कम देखी गई मीनिंग पर एक नज़र डालते हैं। 1968 में रोमन पोलांस्की ने रोजमेरीज बेबी रिलीज़ किया, एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जो एक नई नवेली दुल्हन के बारे में है जिसे एक शैतानी कल्ट एंटीक्राइस्ट को जन्म देने के लिए ग्रूम करता है। एक तरीके से ये महत्वपूर्ण फिल्म है, एक नए युग की आमद का ऐलान करती है। यह एक मासूम और आदर्शवादी अमेरिका के अंत और एक ऐसे युग का जन्म का संकेत देती है जो शक्तिशाली अकल्ट मूवमेंट से प्रभावित है। अजीब बात यह है कि यह मूवी ऐसे असली दुनिया के हादसों से जुड़ी थी जिन्होंने उसकी भविष्यवाणी को सच कर दिया। रोजमेरीज बेबी के रिलीज़ होने के कुछ ही महीने बाद रोमन पोलांस्की की गर्भवती पत्नी शैरोन टेट को चार्ल्स मैनसन के फॉलोअर ने एक रिचुअल मर्डर कर दिया। मैनसन कल्ट के द्वारा किए गए ये डरावने हत्याकांड, जो एमके अल्ट्रा का इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, ने अमेरिका को जड़ से हिला दिया और उसके हिप्पी आइडियलिज्म को छिन भिन कर दिया। दुनिया को एहसास हुआ कि पीछे छुपी अंधेरी शक्तियां हैं। बिल्कुल इन हादसों के 30 साल बाद और एक नए मिलेनियम के आगोश में पोलांस्की ने द नाइन गेट रिलीज़ की। जैसे रोजमेरी बेबी में वैसे ही द नाइन गेट में भी शैतान बुरा इंसान नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसे सब खुश करना चाहते हैं। और जैसे रोजमेरी बेबी में द नाइन गेट का असली संदेश एक नए युग की आमद के बारे में है। रोमन पोलांस्की ने अपनी बात कहने के लिए नंबरलॉजी का इस्तेमाल करने का मौका नहीं छोड़ा। द नाइन गेट एक डेमोनिक किताब के बारे में है जो 1666 में लिखी गई थी। ये मूवी 1999 में रिलीज़ हुई है। 1666 को उल्टा कर दिया गया। यह संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण साल एक प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण मूवी से उजागर किया गया। अजीब सच, पोलांस्की ने ये मूवी तब बनाई जब वो यूएस जस्टिस सिस्टम से भगोड़ा था, क्योंकि उसने एक 13 साल की लड़की को ड्रग दिया और उसका बलात्कार किया। लेट्स लुक एट द हैवी सिंबलिज्म ऑफ द नाइन्थ गेट, ए मूवी फॉर द अकल्ट इलाइट। मूवी का टाइटल डांते के इन्फर्नो में डिस्क्राइब की गई 9 सर्कल्स ऑफ हेल को रिफ़र करता है। ये हैं: फर्स्ट सर्कल लिम्बो, सेकंड सर्कल लस्ट, थर्ड सर्कल ग्लूटोनी, फोर्थ सर्कल ग्रीड, फिफ्थ सर्कल एंगर, सिक्स सर्कल हेरसे, सेवन्थ सर्कल वायलेंस, एट्थ सर्कल फ्रॉड
और नाइन्थ सर्कल ट्रेचरी। मूवी के इवेंट्स के थ्रू प्रोटोगनिस्ट इन 9 सर्कल्स का एक्सपीरियंस करता है। वो एक अमीर विधवा के साथ लस्टफुल बिहेवियर करता है, अपने क्लाइंट्स के साथ ग्रीडी हो जाता है, कुछ लोगों पर गुस्सा करता है, दूसरों पर हिंसा करता है और भी बहुत कुछ। दांते के इन्फर्नो में 9 सर्कल के सेंटर में शैतान खुद होता है। सोचो कॉर्सो के साथ क्या होता है। मूवी का टाइटल काफ़ी लिटरल भी है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉर्सो फिजिकल गेट्स के थ्रू जाता है ताकि वो प्रिविलेज इंफॉर्मेशन तक पहुंच सके जो वो ढूंढ रहा है। ओपनिंग क्रेडिट्स के दौरान व्यूअर्स को 9 गेट्स के थ्रू ले जाया जाता है जो ऑकल्ट इलाइट के लग्जरी मैंशन के एंट्रेंस को दिखाते हैं। मूवी को ऐसे इम्पॉर्टेंट जगह पर फिल्माया गया है जहां सच में रिचुअल्स हुए थे। कॉर्सो को एक अमीर कलेक्टर बोरिस बल्कन ने हायर किया है ताकि वो एक रेयर और एल्यूसिव किताब की कॉपी ढूंढ सके। बल्कन के पीछे एक कैसल की इमेज है जो फ्रांस में है और ये इनिशिएशन का आखिरी स्थल होगा। बोरिस बल्कन रेयर बुक्स इकट्ठा करता है जो एक चीज़ में कॉमन है, ये सब शैतान के बारे में है। बल्कन अपने प्राइवेट कलेक्शन तक एक्सेस देने के लिए नंबर 6 को 3 बार प्रेस करता है। ये एक ऐसा डिटेल है जो मूवी में तुरंत नोटिस नहीं होता। बल्कन कोर्सो को अपनी सबसे कीमती पोजीशन दिखाता है, द 9 गेट्स ऑफ द किंगडम ऑफ शैडोज़। इसके कवर पर एक उल्टा पेंटाग्राम बना हुआ है जो ब्लैक मैजिक का मेन सिंबल है। किताब के अंदर 9 मिस्टीरियस इनग्रेविंग हैं जो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पावर रखती हैं। बल्कन कहता है यह एक शैतानिक पहेली बनाती हैं। सही तरह से इंटरप्रेट किया जाए ओरिजिनल टेक्स्ट और अच्छे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के साथ ये कहा जाता है कि ये प्रिंस ऑफ डार्कनेस को सामने ला सकती हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, बल्कन कुछ भी कंजर नहीं कर सकता, इसलिए वो कॉर्सो को हायर करता है ताकि वो बाकी के किताब के 2 कॉपीज़ को लाके उन्हें कंपेयर कर सके। द 9 गेट्स के पहले पेज पर एक स्नेक ट्री का आसपास लपटा हुआ दिखाया गया है। ये इंग्रेविंग पूरी मूवी को समराइज करता है। ये ईडन ऑफ गार्डन के सरपेंट का जिक्र करती हैं जो ईव को ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल से एक एप्पल देता है। अकल्ट सर्कल में ये कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे इंटरप्रेट किया जाता है कि लूसीफर इंसानों को बचाता है उन्हें गॉड बनाने के लिए ज़रूरी नॉलेज देकर। इमेज के आसपास लिखा है सिक लुकियट लक्स, जो लैटिन में धस शैल द लाइट शाइन के लिए है। लैटिन में लूसीफर का मतलब है लाइट ब्रिंगर। पूरी मूवी कॉर्सो के लूसीफेरियन इनलाइटमेंट के सर्च के बारे में है। इसके बाद कॉर्सो की पहली नज़र में स्ट्रेंज एडवेंचर एक इनिशिएशन प्रोसेस बन जाती है जिसमें वो एक चूजन वन बन जाता है। किताब के इंग्रेविंग सिंबॉलिकली कॉर्सो की जर्नी को प्रोफेसी करती हैं। एक इमेज में एक आदमी जो एक पैर से लटकता हुआ दिखाया गया है। बाद में मूवी में कॉर्सो अपने दोस्त को भी ऐसे ही लटकते हुए पाता है। ये रिचुअलिस्टिक पोज याद दिलाता है कि डेविल से डील करने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस ज़रूरी होता है। ये इंग्रेविंग हैंगमैन टैरोट कार्ड से इंस्पायर्ड है। ये इल्यूमिनेशन के लिए एक सेक्रीफाइस को दिखाता है। एक और स्ट्रॉन्ग हिंट कि कॉर्सो ही चोजन वन है। एक सुपरनेचुरल औरत उसकी जर्नी में मदद करती है। ये नेमलेस गर्ल मैजिकल पावर रखती है और सब कुछ जानती है। इमैनुअल सैगनर जो रोमन पोलांस्की की वाइफ हैं 1989 से, ने ये रोल किया है। हम बाद में देखेंगे कि ये एक अजीब चॉइस क्यों थी। लड़की कॉर्सो के फोरहेड पर अपने खून से निशान लगाती है। कॉर्सो डेफिनेटली चोजन वन है। कॉर्सो थोड़ी देर तक लड़की के खून के साथ और एक टूटी हुई लेंस वन आई साइन के साथ घूमता है। द मैसेज वो स्पेल के अंडर है। ये सीन इतना सिंबॉलिक है कि इसे मूवी के कवर आर्ट पर भी यूज़ किया गया है। मूवी के शुरुआत में कॉर्सो सिर्फ पैसे में इंटरेस्टेड है और शैतानिक मम्बो जम्बो को रिडिकुलस समझता है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उसका एटीट्यूड बदल जाता है। अपनी जर्नी के एंड तक कॉर्सो पैसे की परवाह छोड़ देता है और 9 इंग्रेविंग अपने लिए चाहने लगता है। उसकी क्वेस्ट उसे कुछ हाईली सिंबॉलिक जगहों पे ले जाती है। गेट्स ऑफ द अकल्ट इलाइट। कॉर्सो को द 9 गेट्स की दूसरी कॉपी एक हाईली सिग्निफिकेंट जगह पर मिलती है, चैलेट बिएस्टर पोर्तुगाल में।
जैसे इस वीडियो में हर अकल्ट डिटेल हाईलाइटेड है, इस फिल्मिंग लोकेशन की सिग्निफिकेंस मूवी में स्पेसिफिकली नहीं बताई गई है, लेकिन इसकी बैक स्टोरी मूवी के नैरेटिव के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। चैलेट बियस्टर एक 19th सेंचुरी मैंशन है जो अकल्ट प्रिंसिपल्स के अराउंड बना हुआ है। कुछ रूम्स अकल्ट सिंबोलिज्म से भरपूर हैं क्योंकि यह प्रॉपर्टी असली मैसोनिक रिचुअल के लिए यूज़ की गई थी। इसका डिज़ाइन जोइस लुइस मोंटिएरो ने किया था, वही आर्किटेक्ट जो क्वेंटा डी रेगेलियरा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो एक और अकल्ट पैलेस है सिनेट्रा में। पोर्तुगाल का ये एरिया अपने मिस्टिकल एनर्जी के लिए जाना जाता है, जो 19th सेंचुरी में रिचेस्ट अकल्टिस्ट को अट्रैक्ट करता था। चैलेट बेस्टर में एक चैपल है जो फ्रीमैसनरी और नाइट टेम्पलार से रिलेटेड सिंबोलिज्म से ढका हुआ है। चैपल के नीचे चैलेट बेस्टर का असली मकसद छुपा हुआ है। बेसमेंट में एक अंधेरा और कैवर्नियस मैसोनिक इनिशिएशन चैम्बर है जो एंशिएंट इजिप्ट में किए गए ऑथेंटिक राइट्स को रिप्लिकेट करने के लिए बनाया गया है। ये सब मूवी में मेंशन नहीं किया गया, तो क्यों सीन्स इस स्पेसिफिक लोकेशन पर फिल्माए गए? क्या पोलांस्की मूवी को ऑथेंटिक ऑकल्ट एनर्जी से चार्ज करना चाहते थे? आगे कॉर्सो पता लगाता है कि एक अकल्ट सीक्रेट सोसाइटी द ऑर्डर ऑफ द सिल्वर सर्पेंट सेंचुरीज से द 9 गेट के ऑनर में इकट्ठा हो रही हैं। जब कॉर्सो इस ऑर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे एक और हाईली सिंबॉलिक गेट मिलता है। कॉर्सो एक फ्रेंच चैटो के एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां द ऑर्डर ऑफ द सिल्वर सर्पेंट अपने रिचुअल्स करती हैं। अंदर ब्लैक रोब्स में लोग और ब्लैक कैंडल के साथ सैतानिक बुक से पैसेज रिसाइट कर रहे हैं। ऑर्डर का एक एक्स मेंबर ने कॉर्सो को बताया कि ऑर्डर बोर्ड मिलेनियर्स और सेलिब्रिटीज के लिए एक सोशल क्लब बन गया है जो अपने मीटिंग को अपने पुराने सेक्सुअल क्रेविंग को इंडल्ज करने के लिए एक्सक्लूसिव बनाती है। ये लोग समझते हैं कि उनका पैसा और सक्सेस ऑर्डर के मेंबर के वजह से है। ऑर्डर से रिलेटेड सिंचेटो द फेरेस्ट पेरिस के पास फिल्माए गए। गेस करो ये जगह किसने बनाई? बैरन जेम्स दी रॉथस्चाइल्ड। हाँ, मूवी में जो अकल्ट रिचुअल दिखाए गए हैं वो एक चेटो में फिल्माए गए हैं जो दुनिया के सबसे अकल्ट एलीट फैमिली रॉथस्चाइल्ड ने बनाया। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कुछ हाईली बिज़ार रॉथस्चाइल्ड इवेंट्स की साइट थी। मैरिन हेलेन दी रॉथस्चाइल्ड 1972 में चेटो फेरेरे में अपने सरेलिस्ट बाल के लिए गेस्ट को वेलकम करती हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो वो वही हैं जिनके पास हॉर्न्स हैं। रिचुअल के बाद कॉर्सो को फाइनल इनिशिएशन साइट पे ले जाया जाता है। ये भी काफ़ी सिंबॉलिक है। कॉर्सो फाइनल गेट पर पहुंचता है। यह सीन एक ऐसी जगह पर फिल्माया गया है जिसका रिलेवेंट हिस्ट्री है, चेटो दी प्यूवर्ट। ये 12th सेंचुरी कैसल उन लॉर्ड्स ने बनाया था जो कैथार्टिज्म प्रैक्टिस करते थे, एक सेक्ट जो चर्च ने हेरेटिकल माना था। हिस्ट्री के इस कॉम्प्लेक्स रैबिट होल में ज़्यादा घुसे बिना कैथार्स ने क्रिश्चियनिटी को एक नॉस्टिक लेंस से रीइंटरप्रेट किया। उनका बिलीव था कि ओल्ड टेस्टमेंट का गॉड शैतान है और न्यू टेस्टमेंट का गॉड गुड है। उन्होंने जीसस के रिसरेक्शन को रीइंकार्नेशन के फॉर्म में इंटरप्रेट किया। शॉर्ट में, कैथार्स के अकल्ट सर्कल से ज़्यादा कॉमन था। कैथर का अकल्ट सर्कल से ज़्यादा कॉमन था, क्रिश्चियनिटी से नहीं, इसलिए चर्च ने उनको वायलेंटली रिप्रेस किया। तो कॉर्सो इस स्पिरिचुअली चार्ज जगह पर इल्यूमिनेशन ढूंढता है, लेकिन इससे पहले कुछ और होना पड़ता है। सेक्स, वियर्ड डेमोनिक सेक्स। जब चोटो जल रहा होता है, कॉर्सो लड़की के साथ सेक्स करता है। नो, वो हुकअप नहीं कर रहा। ये थोड़ा ज़्यादा गहरा है। तो ये लड़की है कौन? वो क्या रिप्रेजेंट करती है? उसकी असली आइडेंटिटी मूवी का एंड में जब कॉर्सो फाइनल इनग्रेविंग ढूंढता है सबटली रिवील होती है। फाइनल इनग्रेविंग में लड़की को एक बीस्ट के ऊपर बैठे दिखाया गया है जिसके 7 हेड्स हैं। मूवी में ये क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन इस इमेज का सिंबोलिज्म ये रिवील करता है कि लड़की बेबीलोना की वॉर है। मार्टिन लूथर के 1534 बाइबल ट्रांसलेशन में वॉर ऑफ बेबीलोन की एक इलस्ट्रेशन। हाँ, रोमन पोलांस्की ने अपने वाइफ को वॉर ऑफ बेबीलोन का रोल प्ले करने के लिए कास्ट किया, जिसके साथ अर्थ के किंग्स ने फॉर्निकेशन किया और अर्थ के लोगों को उसके फॉर्निकेशन के वाइन से ड्रंक कर दिया। अजीब है,
लेकिन ये स्पेसिफिक बाइब्लिकल फिगर मूवी में इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है? जैसे रोजमेरीज बेबी में द नाइन गेट भी एक नया ईरा का आने का अनाउंसमेंट करता है। बुक ऑफ रिविलेशन में वॉर ऑफ बेबीलोन से स्पिरिचुअल अडल्ट्री को एम्बॉडी करता है। वो फॉलन ह्यूमैनिटी की डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करती है जो एक गॉडलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रही है जो ग्रीड और इमोरालिटी से रूल होती है। वो एक ऐसी एज के आने की अनाउंसमेंट करती है जो शैतान द ड्रैगन और एंटी क्राइस्ट द बीस्ट से रूल होती है। वॉर ऑफ बेबीलोन ऑकल्ट सर्कल में एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, जैसे एलिस्टर क्रॉलीज थेल्मा में। इनकी सबसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बेबीलोन फीमेल सेक्सुअल इम्पल्स और लिबरेटेड वोमेन को रिप्रेजेंट करती है। नोस्टिक मास के क्रीड के अकॉर्डिंग वो मदर अर्थ से भी आइडेंटिफाइड है। अपने मोस्ट फर्टाइल सेंस में आर्कीटाइप या गॉडेस के स्टेटस के साथ क्रॉली ने बिलीव किया कि बेबीलोन का एक अर्थली एस्पेक्ट ये अवतार था, एक लिविंग वोमेन जो स्कारलेट वोमेन का स्पिरिचुअल ऑफिस ऑक्यूपाई करती थी। स्कारलेट वोमेन का रोल एऑन ऑफ हॉरस की एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में। जैसा कि मैंने कहा, वॉर ऑफ बेबीलोन को एऑन ऑफ हॉरस को लाना माना जाता है। थेल्मा के अकॉर्डिंग लास्ट 2000 ईयर्स एऑन ऑफ ओसाइरिस में थे, जो एक सिंगल मेल डाइटी और पैट्रियार्कल वैल्यूज से कैरेक्टराइज था। क्रॉली ने बिलीव किया कि 20th सेंचुरी के दौरान दुनिया एऑन ऑफ हॉरस में इंटर कर गई, जो ह्यूमंस की खुद में गॉड ढूंढने की चाह से कैरेक्टराइज था, और वही कॉर्सो के साथ होता है। मूवी के फाइनल सीन में कॉर्सो फाइनल गेट पर इंटर करता है और एक पावरफुल लाइट से स्क्रीन वाइट हो जाती है। ग्रेट वॉर ऑफ बेबीलोन की मदद से कॉर्सो गॉडहुड तक पहुंच गया है। इन कंक्लूजन, मूवी में कहा गया है कि द नाइन गेट्स को सिर्फ सफिशिएंट इनसाइडर इंफॉर्मेशन के साथ ही अनलॉक किया जा सकता है। मूवी भी इसी तरह से बनाई गई है, जैसे सीक्रेट सोसाइटीज़ में एलोगोरिकल टेल्स होते हैं। द नाइन गेट्स के लिए भी एक एग्जोटेरिक मीनिंग है जो प्रोफेन लोगों के लिए है, और एक एसोटेरिक मीनिंग है जो इनिशिएट्स के लिए है। कॉर्सो की कहानी थोड़ी क्राइस्ट की कहानी से मिलती जुलती है, लेकिन एंटी। जब दुनिया के सबसे रिच लोग अपनी पूरी लाइफ और वेल्थ को अर्थ पर किंग्स बनाने के लिए लगाते हैं, तो चोजन वन एक हम्बल और अनएज्यूमिंग नोमैड होता है। टेस्ट के बाद और 9 गेट्स ऑफ हेल को गुजरने के बाद कॉर्सो ने अपने आप को गॉड के लेवल तक उठा लिया। कॉर्सो सिंबॉलिकली एक नया ईरा को रिप्रेजेंट करता है जिसको एऑन ऑफ हॉरस कहा जाता है, जिसमें एक सिंगल गॉड की वर्शिप को रिप्लेस किया जाता है अपने आप को गॉडहुड तक पहुंचाने के डिज़ायर से। ये लूसिफेरियन वे है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।